कोई इंसान दिन में 8 घंटे काम करता है, बहुत मेहनत की तो शायद 10 या 12 घंटे। हाँ बिल्कुल, इससे ज्यादा तो एक दिन में संभव ही नहीं है। राइट। मतलब अगर हम मान लें कि दुनिया के सबसे सफल या सबसे अमीर लोग दिन में 14 या 16 घंटे काम करते होंगे, यानी एक आम इंसान से बस 2 गुना समय। लेकिन अगर हम उनकी कमाई देखें तो वो हमसे 2 गुना नहीं है, बल्कि लाखों गुना ज्यादा है। सही बात है, और गणित के हिसाब से अजीब लगता है। बिल्कुल अजीब है। मतलब अगर समय ही पैसा है तो 2 गुना समय देने पर कमाई लाखों गुना कैसे हो सकती है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग समय के लिए काम ही नहीं करते। एग्जैक्टली। तो आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम इसी रहस्य को समझेंगे। हमारे पास द वेल्थ कोड बिल्डिंग सिस्टम्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे कुछ लोग अपने समय और आय के बीच के इस धागे को मतलब पूरी तरह से काट देते हैं। हाँ, और मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये विशुद्ध रूप से सिस्टम डिजाइन और गणित है। बिल्कुल। और देखिए, यही बात इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हार्ड वर्क या कड़ी मेहनत को ही सफलता का इकलौता पैमाना मान लिया गया है। हाँ, बचपन से ही सिखाया जाता है। राइट, बचपन से दिमाग में ये ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया जाता है कि जितने घंटे इंसान काम करेगा उसका मूल्य उतना ही होगा। लेकिन जब हम वेल्थ क्रिएशन यानी संपदा निर्माण के असली तरीकों को देखते हैं तो वो इस धारणा को पूरी तरह पलट देते हैं। बिल्कुल पलट देते हैं। ये विश्लेषण हमें सिखाता है कि पैसा एक बाय प्रोडक्ट है उस सिस्टम का जो किसी इंसान के बिना भी काम कर सकता है। मतलब अगर कोई लगातार शारीरिक या मानसिक रूप से मौजूद रहकर ही पैसा कमा पा रहा है तो वो असल में संपदा नहीं बना रहा है, वो सिर्फ अपना समय बेच रहा है। तो चलिए इस समय बेचने वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी स्किल्स को घंटों के हिसाब से ट्रेड करते हैं और दूसरी तरफ वो जो सिस्टम बनाते हैं। लेकिन ये फर्क सिर्फ काम के प्रकार का नहीं है, मतलब ये लेवरेज या स्केल करने की क्षमता का है। मुझे लगता है कि इसे हम एक उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बताइए। जैसे एक शिक्षक है, वो एक कक्षा में एक बार में 50 छात्रों को पढ़ा सकता है। उसकी एक लिमिट है, राइट? हाँ, समय और जगह की लिमिट। लेकिन वहीं एक यूट्यूबर अगर एक वीडियो बनाता है तो वो एक ही वीडियो से एक ही समय में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। या जैसे एक दुकान एक शहर तक सीमित होती है, लेकिन एक मोबाइल ऐप पूरी दुनिया से पैसा कमाता है। बिल्कुल, इसे हम जीरो मार्जिनल कॉस्ट या शून्य सीमांत लागत का सिद्धांत कहते हैं। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, देखिए, जब कोई अपना समय बेचता है तो हर नए काम के लिए उतनी ही ऊर्जा और उतना ही समय फिर से लगाना पड़ता है। लेकिन जब एक सिस्टम बन जाता है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो या कोई मीडिया कंटेंट, तो एक अतिरिक्त इंसान को सर्विस देने की लागत लगभग शून्य हो जाती है। अच्छा, मतलब एक बार मेहनत करो और आउटपुट बार बार मिले। एग्जैक्टली। असली संपदा वही बनती है जहां इनपुट और आउटपुट के बीच का ये सीधा संबंध टूट जाता है। अमीर लोग इस स्केल के सिद्धांत को बहुत गहराई से समझते हैं। तो मुझे एक बात याद आ रही है। अगर मैं इसके लिए एक उपमा दूं तो मुझे लगता है कि नौकरी करना बाल्टी से पानी भरने जैसा है, जबकि सिस्टम बनाना एक पाइपलाइन बिछाने जैसा है। अरे वाह, क्या शानदार एनालॉजी दी है आपने। बाल्टी और पाइपलाइन, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन सकता? क्योंकि हर कोई तो यूट्यूबर या सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन सकता। भविष्य के सिस्टम को बनाने के लिए शुरुआती पूंजी और अनुभव जुटाने का एक जरिया है। मतलब सीड कैपिटल। बिल्कुल। दिक्कत तब आती है जब लोग नौकरी को ही अपनी अंतिम मंजिल मान लेते हैं। वो उसी रेखीय आय पर अपनी पूरी लाइफस्टाइल सेट कर लेते हैं। स्मार्ट लोग नौकरी करते हुए जो कौशल सीखते हैं उसका इस्तेमाल बाद में लेवरेज क्रिएट करने के लिए करते हैं। राइट। उन्हें पता होता है कि एक ना एक दिन उन्हें इस लूप से बाहर निकलना है। सही कहा। तो चलिए मान लेते हैं कि किसी ने इस लूप से बाहर निकलने का फैसला कर लिया और उसने एक बिजनेस शुरू कर दिया। अब यहीं पर सबसे बड़ा पेच आता है। वो क्या? आजकल तो हर कोई स्टार्टअप खोल रहा है, कोई क्लाउड किचन चला रहा है, कोई ऐप बना रहा है, हर कोई किसी न किसी समस्या को सुलझाने का दावा कर रहा है। बिल्कुल। फिर भी अगर हम आंकड़ों को देखें तो 90% से ज्यादा व्यवसाय कुछ ही सालों में दम तोड़ देते हैं। अगर पाइपलाइन बिछाना ही समाधान था तो
ये पाइपलाइनें फट क्यों रही हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग असल में बिजनेस शुरू ही नहीं करते। मतलब वे बस खुद के लिए एक नई नौकरी इजाद कर लेते हैं। जिसे हम सिस्टम कह रहे हैं वो कोई ऐसा ढांचा नहीं है जो सिर्फ एक बोर्ड लगा देने से बन जाता है। यहाँ समस्या ऑटोमेशन वाले हिस्से में आती है। जहां लोग डेलीगेट नहीं कर पाते। बिल्कुल। जब कोई व्यवसाय शुरू करता है तो शुरुआत में वो खुद ही प्रोडक्ट बनाता है, खुद ही मार्केटिंग करता है, खुद ही कस्टमर सर्विस भी देखता है। वो अपने ही बिजनेस का सबसे जरूरी कर्मचारी बन जाता है। हाँ, मैंने ऐसे कई फाउंडर्स को देखा है जो 24 घंटे सिर्फ आग बुझाने का काम करते हैं। हाँ, और वो इस पर गर्व भी करते हैं। राइट। वो कह कि मैं दिन में 18 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरे बिना तो ऑफिस का एक पत्ता भी नहीं हिलता। और यही उनकी सबसे बड़ी विफलता है। एक सच्चा बिजनेस ओनर ये नहीं सोचता कि मैं इस काम को और बेहतर कैसे करूं। तो वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि मैं इस काम की प्रक्रिया को इतना स्टैंडर्डाइज कैसे करूं कि कोई और इसे मेरे बिना कर सके। असली रहस्य उस व्यवसाय को खुद से आजाद करने में है। मतलब खुद को सिस्टम से बाहर निकालना। एग्जैक्टली। इसके लिए SOP या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने होते हैं। ऐसे लोगों को काम पर रखना होता है जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हो। राइट। जब तक संस्थापक रोजमर्रा के काम से बाहर निकलकर रणनीति पर ध्यान नहीं लगाता, तब तक वो व्यवसाय कभी स्केल नहीं कर सकता। तो ये बात साफ है कि एक सफल सिस्टम वो है जो फाउंडर के बिना भी सांस ले सके। जैसे कि स्रोत में उदाहरण दिए गए हैं Amazon या Uber के। उन्होंने शॉपिंग और यात्रा को इतना आसान और ऑटोमेट कर दिया कि समस्या जितनी बड़ी थी, पैसा भी उतना ही बड़ा बना। बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि किसी ने ये मुश्किल काम कर लिया, उसका सिस्टम सेट हो गया, ऑटोमेट हो गया और हर महीने कैश आ रहा है। तो क्या खेल खत्म? सफलता मिल गई? अगर हम इस विश्लेषण के अगले हिस्से को देखें तो पता चलता है कि पैसा कमाना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। सही कहा, आधी लड़ाई। असली गेम यहाँ से पलटता है कि उस कमाए हुए पैसे को ट्रीट कैसे किया जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक आम इंसान और एक अमीर इंसान की वित्तीय रणनीतियों का फर्क सामने आता है। जब एक आम इंसान के पास एक्स्ट्रा पैसा आता है तो उसका पहला विचार होता है, इसे सुरक्षित कहाँ रखूं? वो उसे बैंक में डाल देता है। हाँ, या फिक्स डिपॉजिट कर देता है। लेकिन जब एक अमीर मानसिकता वाले इंसान के पास पैसा आता है तो वो उस पैसे को अपना कर्मचारी मानता है। वो सोचता है कि अब मैं इस पैसे को काम पर कैसे लगाऊं ताकि ये मेरे लिए और पैसा कमा कर लाए। मतलब निवेश करना, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या दूसरे स्टार्टअप्स में। बिल्कुल। लेकिन देखिए, निवेश की बात आते ही हमेशा कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि विकास का जिक्र होता है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे सब जानते हैं, फिर भी बहुत कम लोग इसका फायदा उठाते हैं। सही कह रही हैं। अगर सबको पता है कि हर महीने 10,000 रुपए निवेश करने से लंबे समय में वो करोड़ों बन सकते हैं, तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि समस्या गणित में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक चुनौती है। हमारा दिमाग विकासवादी नजरिए से रेखीय या लीनियर तरीके से सोचने के लिए बना है। अच्छा, लीनियर कैसे? जैसे हम समझते हैं कि 1 कदम चलूंगा तो 1 मीटर आगे बढ़ूंगा, 2 कदम तो 2 मीटर। हमें घातीय या एक्सपोनेंशियल वृद्धि समझ में ही नहीं आती। कंपाउंडिंग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि शुरुआती सालों में इसका प्रभाव बिल्कुल न के बराबर दिखता है। हाँ, मैंने एक ग्राफ देखा था। अगर कोई निवेश कर रहा है तो पहले 5-7 सालों तक तो ग्राफ बिल्कुल सपाट लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक कहा। और इंसान का दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का भूखा होता है। राइट। जब किसी इंसान को 5 साल तक कोई जादू होता हुआ नहीं दिखता तो वो बोर हो जाता है, वो अपना पैसा निकाल लेता है। लेकिन कंपाउंडिंग का असली जादू 10वें या 15वें साल में शुरू होता है, जब आपके रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है। जो लोग इस लंबी अवधि की बोरियत को बर्दाश्त कर लेते हैं वही संपदा बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक और बहुत बड़ा फैक्टर है डर। बाजार का डर, नुकसान का डर। देखिए, जब किसी के बैंक में कुछ लाख रुपए पड़े होते हैं तो उसे एक मानसिक शांति मिलती है। हाँ, सेफ फील होता है। लेकिन जब वही पैसा स्टॉक्स में लगाओ और बाजार 20% गिर जाए तो रातों की नींद उड़ जाती है। तो क्या उन लोगों को डर नहीं लगता जो बड़े निवेशक हैं? डर सबको लगता है, लेकिन वो लोग जोखिम को एक अलग चश्मे से देखते हैं। आम इंसान को लगता है कि शेयर बाजार में पैसा लगाना जोखिम है, लेकिन निवेशक समझते हैं कि अपना पैसा बैंक में छोड़ देना सबसे बड़ा और अदृश्य जोखिम है। अदृश्य जोखिम मतलब इन्फ्लेशन। एग्जैक्टली। महंगाई के कारण आपकी क्रय शक्ति लगातार कम हो रही है। बैंक में पड़ा पैसा असल में हर दिन अपना मूल्य खो रहा है, बस वो दिखता नहीं है।
निवेशक इस बात को समझते हैं कि बाजार ऊपर नीचे होता है, ये अस्थिरता है, नुकसान नहीं। अगर आपका विजन 20 साल का है तो वो अस्थिरता नुकसान में नहीं बदलती। तो मतलब वे अपने पैसे को पूरी तरह से काम पर लगा देते हैं, कोई भी पैसा बेकार नहीं पड़ा रहता। लेकिन अगर वे इतने ही अनुशासित हैं और सारा पैसा निवेश कर देते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। कैसा विरोधाभास? जब हम इंस्टाग्राम खोलते हैं या दुनिया के अमीर लोगों की जीवन शैली देखते हैं तो वहाँ अनुशासन कम और दिखावा ज्यादा दिखता है। करोड़ों की स्पोर्ट्स कार्स, बड़े बड़े मैंशंस, हाँ, प्राइवेट जेट्स। राइट। अगर वो अपना सारा पैसा एसेट्स बनाने में लगा रहे हैं तो इन लायबिलिटीज पे इतना खर्च क्यों हो रहा है? ये संपदा निर्माण का सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला पहलू है। जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो पूरी कहानी का सिर्फ अंतिम 1% है। इसे समझने के लिए हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के अंतर को देखना होगा। लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है, जैसे एक बहुत महंगी गाड़ी जिसका हर महीने मेंटेनेंस और लोन जा रहा है। और एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे कोई किराए की संपत्ति। तो आम आदमी क्या करता है? वो अपनी सैलरी से लायबिलिटी खरीद लेता है, वो ईएमआई पर महंगी गाड़ी ले आता है। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे आम लोग लोन लेकर सोने का अंडा खरीदते हैं, जबकि अमीर लोग वो मुर्गी खरीदते हैं जो सोने का अंडा देती है। बहुत ही शानदार उपमा। बिल्कुल ऐसा ही है। अमीर लोग कभी भी अपने मूलधन से अपने शौक पूरे नहीं करते, वे पहले एसेट्स खरीदते हैं। राइट। जब वो एसेट इतनी उपज या डिविडेंड देने लगता है जो उनके खर्चों से ज्यादा हो, तब वे उस मुनाफे से वो स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं। वे गाड़ी खुद नहीं खरीदते, उनका एसेट उनके लिए वो गाड़ी खरीदता है। मैं यहाँ थोड़ा असहमति जताना चाहूंगी, या कहे कि एक दूसरा नजरिया रखना चाहूंगी। हाँ, बताइए। कई बार हम इन महंगी चीजों को सिर्फ दिखावा कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन क्या असल दुनिया में जैसे एक रोलेक्स घड़ी पहनना या एक महंगी गाड़ी चलाना महज दिखावा है? क्या ये एक तरह का सिग्नलिंग टूल नहीं है? कई बार बड़े क्लाइंट्स हासिल करने के लिए या एलीट नेटवर्क में एंट्री पाने के लिए साबित करना होता है कि आप भी उनके स्तर के हैं। तो क्या ये चीजें खुद एक निवेश नहीं बन जाती? ये एक बहुत ही अच्छा तर्क है। सोशल सिग्नलिंग निश्चित रूप से बिजनेस की दुनिया में काम करती है। सफलता का प्रदर्शन भरोसा पैदा कर सकता है। हाँ, वही तो। लेकिन हमें यहाँ बहुत स्पष्ट रेखा खींचनी होगी। एक सफल बिजनेस ओनर जो अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए एक रोलेक्स खरीदता है, वो उस घड़ी को अपनी कुल संपदा के एक बहुत ही मामूली हिस्से से खरीद रहा है। अच्छा, उसके लिए वो एक बिजनेस कॉस्ट है। एग्जैक्टली। लेकिन जब कोई इंसान अपनी पूरी साल की सैलरी के बराबर का लोन लेकर सिर्फ अपना रुतबा बढ़ाने के लिए वही घड़ी खरीदता है, तो वो निवेश नहीं कर रहा है, वो खुद को वित्तीय रूप से तबाह कर रहा है। बिल्कुल। रुतबा आपको मौके दे सकता है, लेकिन वो रुतबा खुद कोई पैसा नहीं बनाता। अगर उसके पीछे कोई ठोस सिस्टम नहीं है तो वो एक खोखला बुलबुला है। बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब सिग्नलिंग तभी काम की है जब आपके पास उसे बैकअप करने के लिए असली संपदा हो। सही कहा। तो हमने अभी तक सिस्टम बनाने की बात की, उसे स्केल करने की बात की और पैसे को निवेश करने के गणित को समझा। लेकिन ये सब तो बाहरी दुनिया के काम है जो कोई भी किताब पढ़कर सीख सकता है। फिर भी ज्यादातर लोग इसे कर नहीं पाते। इसका मतलब है कि असली रुकावट बाहर नहीं, दिमाग के भीतर है। इस विश्लेषण में माइंडसेट यानी मानसिकता पर बहुत जोर दिया गया है। और ये सबसे जरूरी हिस्सा है। कोई भी सिस्टम तब तक काम नहीं करेगा जब तक इंसान का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सही ना हो। मानसिकता में सबसे बड़ा बदलाव अभाव यानी स्कैसिटी से प्रचुरता यानी अबंडेंस की ओर जाने का है। ये कैसे काम करता है? देखिए, जब एक आम इंसान किसी महंगी चीज को देखता है तो उसका दिमाग तुरंत कहता है, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। ये एक पूर्ण विराम है। हाँ, दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। राइट। लेकिन एक संपदा बनाने वाला व्यक्ति उसी स्थिति में पूछता है, मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूं, या मुझे कौन सा सिस्टम बनाना होगा। ये सवाल पूछने का तरीका वाकई बहुत कुछ बदल देता है। एक स्टेटमेंट आपको निष्क्रिय बना देता है और एक सवाल आपको समाधान खोजने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है उपभोग बनाम निर्माण का कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर वर्सेस क्रिएटर। हम में से ज्यादातर लोग अपना खाली समय सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में बिताते हैं। और यही बदलाव की जरूरत है। जब कोई पैसिव कंज्यूमर से एक्टिव क्रिएटर बनता है तो वो दुनिया को अलग नजरिए से देखता है। अमीर लोग मनोरंजन कंज्यूम करने की बजाय स्किल्स सीखते हैं, वे अवसरों की तलाश करते हैं।
लेकिन यहाँ मुझे उस पूरी हासिल कल्चर वाली थकावट की याद आ रही है। कैसा हासिल कल्चर? मतलब हर दिन खुद को अपग्रेड करना, हर समय नए अवसर खोजना, उपभोग छोड़कर सिर्फ निर्माण पर ध्यान देना। क्या ये मानसिकता एक समय के बाद इंसान को पूरी तरह से थका नहीं देती? क्या ये आपको एक मशीन नहीं बना देती? अगर कोई हमेशा से भविष्य के सिस्टम बना रहा है तो क्या वो आज में जीना नहीं छोड़ देता? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और कई लोग शुरुआत में बर्नआउट का शिकार होते भी हैं। जब पुरानी आदतें टूट रही होती हैं तब ये बेहद थकाऊ होता है। राइट। लेकिन जो लोग उस शुरुआती घर्षण को पार कर लेते हैं, उनके दिमाग का पूरा रिवॉर्ड सिस्टम ही बदल जाता है। उनके लिए किसी समस्या को सुलझाना कोई काम या बोझ नहीं रहता, बल्कि वो उनका डोपामाइन सोर्स बन जाता है। मतलब उन्हें उसी में मजा आने लगता है। बिल्कुल, जैसे एक गेमर को मुश्किल लेवल पार करने में मजा आता है, वो थकता नहीं है, वैसे ही इन लोगों के लिए अपना सिस्टम बनाना और उसे काम करते हुए देखना एक खेल बन जाता है। ये बहुत ही गहरी बात है, खेल के नियम समझना और फिर उसी खेल का आनंद लेना। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक साथ समेटें तो वेल्थ कोड कोई जादू नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक तार्किक प्रक्रिया है। यह मानने से शुरू होती है कि समय सीमित है और उसे बेचकर असीमित आय नहीं पाई जा सकती। हमें ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो स्केल हो सकें, उन्हें ऑटोमेट करना होगा और फिर उस पैसे को निवेश करना होगा। सही कहा। और सबसे बड़ा निवेश पैसे का नहीं, बल्कि लंबी अवधि के विजन और धैर्य का है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो इस पूरी वित्तीय स्वतंत्रता की अवधारणा को ही चुनौती देता है। बताइए। हमने देखा कि संपदा का मतलब बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि समय की आजादी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी ने वो कोड क्रैक कर लिया और उसके पास दिन के पूरे 24 घंटे आजाद हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो कितना अमीर है। तो क्या है? सबसे डरावना सवाल ये है कि वो इंसान उस आजाद किए गए समय का करेगा क्या? क्या वो वापस उसी मनोरंजन की दुनिया में लौट जाएगा या कुछ ऐसा बनाएगा जो दुनिया में कुछ मूल्य जोड़ सके? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वित्तीय स्वतंत्रता अंतिम मंजिल है या ये महज एक शुरुआत है ये तय करने की कि इंसान असल में कौन है? इस विचार के साथ सोचने वाली बात है कि क्या आज हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है या हम जीवन भर किसी और के सिस्टम का हिस्सा बने रहने वाले हैं? बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।